चलो बताने की जहमत करो। चलो अस्सलाम वालेकुम। आप बताने का जहमत कीजिए जल्दी से, कहाँ तक के क्लास हुआ था, उसके बाद के इंशाल्लाह क्लास हम लोग देखते हैं। जल्दी से बताइए, जल्दी से तमाम साथी जुड़ जाइए। कमेंट करना ना भूलिए, कमेंट करके बताइए, अपना अटेंडेंस मार्क्स कर दीजिए जल्दी से, और बताइए जल्दी से कहाँ तक के पढ़ाई हो गई थी। हम लोग आई थिंक लगता है मसनवी सहरुल बयान को पढ़े थे, और उनके किरदारों के बारे में। मसनवी सहरुल बयान याद रखिएगा, एकदम जहन में रखिएगा। ये किताब से 2-3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं इनके किरदारों से, या फिर कह दीजिए मीर हसन से मुताल्लिक इनसे क्वेश्चन बनते हैं, इनके किरदार से क्वेश्चन बनते हैं। खुलासे में जितने भी मैंने किरदार का तस्करा किया था, उन सारे को जहन में रखिएगा, उनको एक जरा भुलाने की जरूरत नहीं। चलिए हम लोग ऐसे आज प्रैक्टिस कर लेते हैं क्लास में। पहले आप लोग ये बता दो, आवाज वगैरह क्लियर है? आपको साफ दिख रहा, ठीक ठाक दिख रहा, आवाज वगैरह क्लियर है? तो फिर बताइए, जल्दी हम लोग आगे बढ़ते हैं। आवाज वगैरह क्लियर है, सारी चीजें डन हैं, तो फिर हम लोग आगे का क्लास देखेंगे। उससे पहले आगे का क्लास देखने से पहले थोड़ा सा हम लोग ज़हन में रखें मसनवी सहरुल बयान को, मसनवी सहरुल बयान का किरदार को, और इसके मुसन्निफ मीर मोहम्मद गुलाम हसन को, जो तखल्लुस करते थे मीर हसन, इनको भी ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद इंशाल्लाह आज की क्लास में तस्करा करने वाले मसनवी गुलजार नसीम, बहुत इम्पोर्टेंट ये भी चैप्टर है, ये भी मसनवी बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन फॉर्म किए जाते हैं, तो जितना भी पढ़ा रहे हैं ये सारे के सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो पॉइंट मैं बताता हूँ, अंडरलाइन करता हूँ, वो आपके लिए बहुत जरूरी होता है, तो उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए मीर हसन से कुछ पॉइंट हम लोग लेते हैं, जल्दी जल्दी पूछते हैं। आप लोग जल्दी से कमेंट करके आंसर करने का कोशिश कीजिएगा। मसनवी सहरुल बयान, चलिए हम लोग बोलते हैं मसनवी सहरुल बयान। सहरुल बयान का मतलब ही होता है बयान का जादू। सब मसनवी सहरुल बयान का मतलब होता है बयान का जादू। मीर हसन का सन्ने वफात, सन्ने पैदाइश बता दीजिए, कहाँ से ये दिल्ली आए थे, इनके आबा अजदाद कहाँ से दिल्ली आए थे, ये भी आप बताइएगा। साथ में अपने वालिद मोहतरम के साथ दिल्ली से मुंतकिल होकर कहाँ गए थे। जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ उसको जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके आंसर करने का कोशिश कीजिए। उसके बाद फैजाबाद से ये लखनऊ गए, और लखनऊ किनके दरबार से जाकर के वाबस्ता हुए थे, किनके दरबार से जाकर मुंसलिक हुए थे, ये भी आप बताइए। इनके बहुत सारे किताबें हैं, बहुत सारी किताबें हैं, जिसमें मसनवी, इनके मसनवियों के बारे में मैंने बताया कि छोटे बड़े इनके मसनवियों की तादाद 12 है, जिसमें 2 किताब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको उनको ध्यान में रखना होगा। मसनवी सहरुल बयान और एक मसनवी आसिफुद्दौला की शादी, या शादी आसिफुद्दौला, ये शादी आसिफुद्दौला, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। और आसिफुद्दौला के दरबार से मुंसलिक भी हुए थे। आवाज वगैरह क्लियर है? आप लोग बताइए जल्दी से, आवाज वगैरह क्लियर है? सारी चीजें ओके है ना? और ये बताइए साथ में जल्दी से कि आसिफुद्दौला के जमाने में वहां से, मतलब फैजाबाद से मुंतकिल होकर के चले आए थे, आसिफुद्दौला के दरबार से मुंसलिक हो गए थे, तो मसनवी इनके बारे में ये बताइए। आसिफुद्दौला के शान में, मदह में, उनके हमदोसनाई में कितने कसीदे इन्होंने लिखे थे, या कितने कसीदे इन्होंने आसिफुद्दौला के लिए लिखे थे। इनके कुल 7 कसीदे थे, मैंने बताया था आप लोगों को। नाम बताइए जल्दी जल्दी कि उन कसीदों में किनके लिए इन्होंने कसीदा लिखा था, ये भी आप जल्दी से बताइए। इससे ये था मसनवी सहरुल बयान जो किताब है, ये याद रखिएगा। मसनवी सहरुल बयान के आखिरी खतात तारीख जो किए गए हैं, जिनमें आखिरी खता है कि सुनी जब के माहिर ने ये मसनवी तो मखतूत हो फिक्र तारीख की, ये मिसरा पढ़ा वहीं पाकर फरा है इस मसनवी की ये नादिर तरह। ये भी एक अंदाज याद रखिएगा। मसनवी सहरुल बयान के जितने भी अशार हैं, इनका तर्ज कुछ ऐसा ही है।
और मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि मसनवी सहरुल बयान के अंदाज में अल्लामा इकबाल साहब का भी दाखिले निसाब एक कलाम है, वो मैंने नाम बताया था, आप लोग नाम बता दीजिए जल्दी से। तो ये पैटर्न याद रखिएगा, ये तरीका याद रखिएगा जहन में, तो कभी आप भूल नहीं पाएंगे। मसनवी सहरुल बयान के जितने अशार हैं इनका तर्क कुछ ऐसा ही है जो मैंने भी आपके सामने रखा कि करो पहले तौहीद अज़्ज़ा रकम झुकी, करो पहले तौहीद अज़्ज़ा रकम झुका जिसके सजदे को अव्वल कलम। ये तर्ज याद रखना है, ये तर्ज याद रखिएगा। क्वेश्चन आसानी से आप कर लीजिएगा, क्वेश्चन आसानी से कर ले जाइएगा। देखिए मैं बारहा आप लोगों को बताता हूँ कि ट्रिक के साथ किसी चीज को ध्यान में रखिएगा तो बहुत आसानी हो जाती है क्वेश्चन को हल करने में, ये ध्यान में रखिएगा। तैयारी 4 वालों खुसूसन आपसे भी मैं मुतवज्जे हूँ, आप भी याद रखिएगा, तैयारी में लगे हुए होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप लोग तैयारी में लगे हुए होंगे। क्लास आप लोग भी मिस ना कीजिएगा, क्लास मिस ना कीजिएगा आप लोग भी। आप लोगों के लिए भी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। उर्दू अदब से जो आपके ये में क्वेश्चन फॉर्म किए जाते हैं, कुछ इसी तरह पे क्वेश्चन फॉर्म किए जाते हैं। नेट वालों का और टीचर वालों का सिर्फ डिफरेंट ये होता है कि नेट वालों में, नेट के पेपर में क्वेश्चन को पेचीदा किया जाता है। पेचीदा करने का मतलब है कि थोड़ा कठिन बनाया जाता है। कठिन बनाने का मतलब होता है कि एक दूसरे से मुलविस कर दिया जाता है और थोड़ा सा लेंदी पेपर बन जाता है। और TRE 4 वालों के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाती है। तो उर्दू अदब से आप दोनों नहीं भागेंगे। उर्दू अदब से तो आपको क्वेश्चन करना ही होगा। आप TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं, इस बार अगर आपका मकसद है, आपने ठान रखा है कि मुझे जॉब चाहिए ही चाहिए, और हम लोगों को ठानना पड़ेगा ना ब्रदर, वी विल हैव टू स्ट्रांगली डिसाइड, हम लोगों को करना पड़ेगा। अगर हम लोग चाहते हैं इफ वी वांट टू बिकम अ टीचर, बिहार टीचर्स, तो डेफिनेटली हम लोगों को उर्दू अदब पे तो पकड़ बनाना ही होगा। क्वेश्चन हमारे जब यहाँ से फॉर्म किए जाएंगे तो डेफिनेटली हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा। वी विल हैव टू डू समथिंग स्पेशल, देन we will get opportunity to teach in उर्दू स्कूल्स इन बिहार, यानी बिहार गवर्नमेंट के स्कूल के अंदर हमें पढ़ाने का अगर मौके चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिले तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैं कई बार बताता हूँ कि विदाउट मेहनत, बगैर संघर्ष से जिंदगी में कुछ नहीं होता। तो कुछ करने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। तो आप लोग दोनों लोग UGC नेट वाले और TRE 4 वाले जो 6 to 8 में या फिर 9, 10 में या 11, 12 में जाना चाहते हैं, आप लोग क्लास छोड़ करके ना जाएंगे, क्लास में कॉपी किताब लेकर के बैठिएगा। आपसे एकदम गुजारिश है मेरा कि आप लोग क्लास को एक जरा देखने से पीछे ना हटे, डेफिनेटली क्लास देखें, डेफिनेटली आपका क्वेश्चन फॉर्म किए जाते हैं। चलिए, तो मसनवी सहरुल बयान से हम लोगों ने 2-4 क्वेश्चन देखा और हम लोग देखते हैं जल्दी जल्दी मसनवी सहरुल बयान का सबसे अहम किरदार। अगर आपसे मैं पूछूं मसनवी सहरुल बयान का सबसे अहम किरदार की अगर बात किया जाए तो सबसे अहम किरदार इसका कौन सा है, बता सकते हैं आप लोग? तो जल्दी से बताइए। एक किरदार जो बहुत ही फाल, बहुत ही मुतहर्रिक किरदार है, जिसको ऑलरेडी हम लोग नजमुन्निसा के नाम से जानते हैं। नजमुन्निसा का नाम से ये किरदार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर याद रखिएगा बेनजीर और बदर मुनीर का किस्सा है। ये मतलब जो मसनवी सहरुल बयान है, ये मसनवी जो है ये शहजादा बेनजीर और शहजादी बदर मुनीर के किस्सों पर आधारित है। इन्हीं दोनों से, मतलब ये कह लीजिए कि इन्हीं दोनों के आगे पीछे ताना बाना बांधा गया है। मसनवी सहरुल बयान का पूरा किस्सा इन्हीं पर आधारित है। और हमने नजमुन्निसा के बारे में बात किया। नजमुन्निसा पर पैदा होने वाला, प्रेफ्ता होने वाला इसका आशिक का नाम क्या था? What was the name of that person? नाम क्या था वो भी आप लोग बताइएगा जल्दी से। उसका नाम क्या था? नजमुन्निसा। किसको ढूंढने के लिए, किसको ढूंढने के लिए अपने बदन पर, अपने जिस्म पर कई तरह के केमिकल इस्तेमाल करके, यूज करके और वो निकली थी। और निकली थी तो किस शक्ल में निकली थी? जैसे पंडितायन बनकर निकली थी, या फिर शहजादी बन के निकली थी, या फिर मर्द के भेष में निकली थी। किस भेष में वो निकली थी? आप लोग हमको जल्दी से ऑप्शन ये कमेंट करके बताइए कि उसका शक्ल क्या था, जैसे वो किस शक्ल में निकली थी।
ये भी आप लोग बताइए जल्दी से। मसनवी गुलजार नसीम का अगर हम लोग किरदार की बात कर रहे हैं तो इसमें याद रखिएगा मसनवी सारुल बयान में जो इम्पोर्टेंट किरदार है वो हमारा शहजादा बेनजीर है, और इसी तरह शहजादी बद्र मुनीर है। शहजादा बेनजीर को किस वर्ष नजूमियों ने बताया था, किस साल के बारे में, उम्र के कौन सा साल पे जब ये पहुंचेगा तो इसे तकलीफ लायक होगी या इसे कोई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। परेशानी ऐसी ना होगी जो उसे मौत तक पहुंचा दे, लेकिन फिर भी परेशानी लायक होंगे। ये किसने कहा था, कितने वर्ष कितने साल की उम्र में इसे परेशानी आने वाली थी, ये भी आप लोग जल्दी से बताइएगा। मसनवी सारुल बयान में बच्चा बेनजीर को, शहजादा बेनजीर को बच्चा ही कह लीजिए, जब वो बच्चा था तो उसे किस साल में, किस वर्ष में उसे माँ का दूध छुड़ा दिया गया था। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए। इसी तरह आप बताइए जब शहजादा बेनजीर और बद्र मुनीर जब मिलते थे ये लोग, हुआ ये था कि माहिर परी इसे उठा करके लेकर के चली जाती है, रात के तन्हाइयों में इसे उठा करके लेकर के चली जाती है, और जब जाती है तो वो शहजादा बेनजीर को जर्रा बराबर भी दिल नहीं लगता है, दिलजोई करने का सामान मुहैया नहीं होता है, वो बहुत ज्यादा घबराता है, बहुत ज्यादा परेशान होता है, दिल लगता नहीं है, और घर से ऐसा होता है कि मजबूरन होता है माहिर परी को ले जाने का, इसलिए वो अपना दिल हार जाती है इसके लिए। तो ये चाहती है कि हमारे पास रहे, इसका दिलजोई हो, दिल बहले ताकि यहाँ रहे, लेकिन उसका दिल वहाँ बहल नहीं रहा था। तो फिर बताइए आप लोग जल्दी से, माहिर परी ने कौन सा हरवा इस्तेमाल किया था शहजादा बेनजीर को दिल बहलाने के लिए, ये भी बताइए साथ में। और उस घोड़े का नाम बताइए जिस घोड़े को उसने शहजादा बेनजीर को दिया था इस टहलने घूमने सैर तफरीह के लिए। क्या आप इस घोड़े पर बैठ करके आप सुबह शाम टहल फिर लेते हैं, घूम लेते हैं, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि वो अपना कुआं खुद खोद रही है। उसने मुहैया तो करा दिया, नाम था उस घोड़े का कल का घोड़ा उसने दिया था, और याद रखिएगा उसे मालूम नहीं था कि जो मैं दे रहा हूँ, जो मैं दे रही हूँ वही आगे चल करके मेरा सर का दर्द बनेगा। और ऐसा होता है कि शहजादा जब वो घोड़े पर बैठ करके सैर तफरीह के लिए शाम के वक्त में निकलता है तो एक ऐसे दरबार से गुजरता है जहाँ की शहजादी होती है बद्र मुनीर, वो अपने बाग में अपने सहेलियों के साथ मौजूद होती है। अपने सहेलियों के साथ मौजूद होने की वजह से जब शहजादे पे नजर पड़ता है तो वो भी इसको दिल ले बैठती है और ये भी अपना दिल हार जाता है। अब इसका खबर, अब ये प्रक्रिया जो कह लीजिए, ये प्रक्रिया जो है इसको मोहब्बत वाला कुछ दिन तक चलता रहता है, कुछ दिन तक चलता रहता है। कुछ दिन, चंद दिनों के बाद, चंद महीनों के बाद इसका सूचना एक देव ले जाकर के माहिर परी को देता है। किसको देता है? माहिर परी को देता है। तो माहिर परी कसम खाती है। किसका कसम खाती है? दरअसल वो नाम हम लोग, आप बताइए मुझे किसका कसम खाती है, आप इसका नाम बताइए। उस मुतबर्रक इंसान का नाम बताइए जिसका वो कसम खाती है कि मैं शहजादे को इसके बदले में मैं सजा दे करके ही रहूंगी। किसका वो कसम खाती है, ये भी आप बताइए साथ में। और वो कसम को पूरा करने के लिए वो कौन सी जगह है जहां पर शहजादे को मुक़य्यद कराती है। ये सारे के सारे किरदार जिसपे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है। एकदम यहाँ क्लास में बने रहिए, एकदम किरदार आपके दिमाग में बैठ जाएगा, यही रटवा देंगे आपको घर में बैठ करके। मैं कई बार बताया कि देखो आप रटने पर आओगे और बैठ करके रटना चाहोगे तो डेफिनेटली आपका दिमाग में नहीं रह सकता है, कभी नहीं रह सकता है। जब तक कि आप मुदाखरा नहीं करेंगे, बहस मुबाहसा नहीं करेंगे, तब तक कि वो जहन में नहीं रहेगा। इसलिए आपके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लास को वॉच करना ना भूलिए, क्लास को आप देखिए। और देखने के लिए सबसे अच्छा सहूलत है आपके लिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जैसे कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप क्लास को आसानी से देख लीजिए। और अगर बहुत ज्यादा दुश्वारी हो रही है समझने में तो कुछ पॉइंट हैं जिसको ऑलरेडी आप नोट कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए एक चीज मैं पूछ लूँ आप लोगों से, जल्दी से बता दीजिए कि सहरुल बयान के मुसन्निफ कौन थे? मीर हसन के सन्ने पैदाइश और सन्ने वफात बता दीजिए जल्दी से। ये भी आप लोग जल्दी से बता दीजिए, सन्ने वफात, सन्ने पैदाइश।
जल्दी से आप लोग बताइए, तब हम लोग फिर आते हैं वहीं पे रुजू करते हैं अपने बातों पर जहां से हम ये किए थे, मुंतकिल हुए थे। तो हमारी बात चल रही थी, आप लोग कमेंट करके आंसर दे दीजिएगा, चिंता मत कीजिए, आप लोग देते रहिए, आप लोग कमेंट करके आंसर देते रहिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम लोग बात करें इनके बारे में, बात हो रही थी कि वो जो माहिर ऊपरी जो होती है वो कसम खाती है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, और खाने के बाद कहती है कि कोहे काफ के रास्ते में पड़ने वाला जो चाहे अलम कुआं है उसी में मैं इसे गिरफ्तार कराऊंगी, उसी में मैं इसे कैद कराऊंगी। और वो करा देती है, और कराने के बाद जब वो 2-3 दिन से उनको मुलाकात नहीं होता है, बदरे मुनीर नहीं देखती है, तो वो परेशान हो जाती है और अपनी सहेली, अपने हमराज सहेली नजमुन्निसा से तस्करा करती है और बोलती है कि मेरा दिल नहीं लग रहा, मुझे बहुत परेशान, मैं अंदर से बहुत परेशान हूँ, मेरा महबूब ना जाने कहाँ गुम हो गया है, ऐसा है कि तुम उसे ढूंढ कर लाओ। तो ये अपना शक्ल उकल बदलती है, भेष बदलती है, और भेष बदल करके जोगन के शक्ल में ये जंगल के तरफ निकल जाती है, अपने जिस्मों पर बहुत ज्यादा केमिकल यूज कर लेती है, पूरा भेष बदल लेती है, और वहां से वो निकलती है शहजादे के खोज में। अब वो निकलती है तो ऐसा होता है कि बीच में फिरोज शाह जो जिन्नों के बादशाह का बेटा होता है, फिरोज शाह, ये भी किरदार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिरोज शाह जो जिन्नों के बादशाह का बेटा होता है उससे मुलाकात होता है, और मुलाकात होने की वजह से वो भी अपना दिल हार बैठता है, वो भी अपना दिल हार जाता है और नजमुन्निसा को पसंद कर लेते हैं। और वो कहता है कि क्या हुआ, और वो तो नजमुन्निसा इस सिचुएशन में कहती है कि चलो तुम्हारी बात में मानने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारी बात में मान जाऊंगी, लेकिन एक शर्त है कि शहजादा बेनजीर गुम हो गया है, जिस पर बदरे मुनीर फिदा है, उसको हम लोग को ढूंढना होगा, ढूंढेंगे तब जाकर के मैं ऑलरेडी आपका तुम्हारा फॉलोवर बनूंगी। तो वो भी ऑलरेडी लगता है ये वो भी तलाशने लगता है, दोनों मिलकर के तलाशते हैं। अब ये बताइए आप लोग जल्दी से कि फिरोज शाह को कौन सा देव ने ये सूचना दिया था, ये इंफॉर्मेशन दिया था, ये बताया था कि शहजादा बेनजीर चाहे अलम के कुआं में गिरफ्तार है? किसने बताया था? उस देव का नाम बताइए जल्दी से, कौन सा वो देव था? काला देव, लाल देव, ब्लू देव, हरा देव, कौन देव था? इतना सारा ऑप्शन मैंने दिया, जल्दी से बताइए। काला देव, लाल देव, ब्लू देव, हरा देव, पीला देव। सर सब देव का नाम ले रहे हैं, वही देव का नाम नहीं ले रहे हैं जिसने बताया था। तो आप बता दीजिए, आपको याद है तो आप बता दीजिए जल्दी से, वो कौन सा देव था और उस देव को उसके इनाम में क्या नवाजा गया था? उस देव को उसके इनाम के बदले इस खुशी में क्या उसे दिया गया था, क्या उसे बताया गया था? अब चलो एक और चीज आप बताओ जल्दी से, मसनवी सहरुल बयान की इशाअत कहाँ से हुई थी? ऐसा इसके बारे में तो हम लोग पढ़े थे कि 1784 और 85 के बीच में इसे लिखा गया था। मसनवी सहरुल बयान को मीर हसन ने लिखा था, इसलिए कि इनकी वफाती जो है 1786 का डेट है, तो 1784 और 85 में इन्होंने लिखा। लिखने का अलग तारीख है, मैं कई बार बताता हूँ बच्चों को, साथियों आप प्लीज यूजी नेट वाले दिमाग में बैठा लीजिएगा। बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जिनकी इशाअत बाद में हुई है और जिनको लिखा पहले गया, बहुत पहले। तो आप ये दिमाग में हमेशा रखिएगा वहां पे कि लिखने का तारीख पूछ रहा आपसे कि सन्ने इशाअत पूछ रहा है। तो मीर हसन की ये किताब लिखी गई थी 1784 और 85 में, लेकिन इसकी इशाअत कहाँ से हुई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज से। किसके हुक्म पर, किसके आदेश पर और किसके हुक्म पर वहां से शाया हुआ था और कब शाया हुआ था? इन सारी चीजों पे हमने बहस कर लिया है, बहसों मुबासा हो गया है हमारा। आप उसको भी बता दीजिएगा जल्दी से बता दीजिएगा प्लीज, जल्दी से आप जहन में रखिए और बताइए मुझे जल्दी से। इस मसनवी के बारे में अल्ताफ हुसैन हाली का कौल जो था वो भी आप लोग ध्यान में रखिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट करके। और बहुत सारे साथी जो होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो ऑलरेडी
जानते हैं सारी चीजें, लेकिन कमेंट करने से बचते हैं यार। अपनी तैयारी को समझने के लिए, अपने तैयारी को परखने के लिए, जांच करने के लिए, जचने के लिए आप कमेंट किया कीजिए, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ मुझे कितनी बात ध्यान में है। इसलिए आप लोग से मैं बार इस चीज के लिए फोर्स करता हूँ कि आप लोग कमेंट किया कीजिए। कमेंट करने से बात ये समझ में आती है कि आप लोग कितने एक्टिव हैं, या फिर आप लोगों को कितना ज्यादा आता है, कितनी सारी चीजें। याद तो बहुत होता है, हम लोग जब याद करने पे आते हैं तो बहुत सारी चीजें याद कर लेते हैं, लेकिन याद करना एक अलग चीज है ब्रदर। और ध्यान में रखना किसी चीज को, आप जाओगे एग्जाम में तो आप कॉपी किताब लेकर के नहीं जाओगे, नोट्स बुक लेकर के नहीं जाओगे। आपका जो भी दिमाग में होगा वहीं पे वो चीज चलेगा। और याद रखिएगा, जो दिमाग में रहेगा उसी चीज को आप नोट डाउन भी कर पाइएगा। तो इसके लिए आपके लिए सबसे अच्छा वे है कि आप बहुत ज्यादा मुदाकरा किया करो, किसी भी चीज को पढ़ लिया करो। अगर आप ग्रुप में हो, कहीं यूनिवर्सिटी में तैयारी कर रहे हो, कहीं कॉलेज वगैरह के अंदर रह के पढ़ रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। आपके बहुत सारे साथी होंगे। देखिए, वातावरण का होना बहुत जरूरी है। जहाँ जिस चीज का वातावरण होता है वहां पे वो चीज आसानी से आ जाती है। कम मेहनत में बहुत सारी चीजें इंसान हासिल कर लेता है, मैसर हो जाती है। और अगर आप तने तनहा हैं तो फिर आप हमसे जुड़िए, हमसे मुदाकरा कीजिए। हमसे ऑलरेडी जितना भी क्वेश्चन मैंने अभी आपको 10 से 12 क्वेश्चन रिपीट करवाया, वो सारे क्वेश्चन अभी जो नए बच्चे होंगे उनको तो आइडिया नहीं होगा कि किस तरह के क्वेश्चन फॉर्म किए जाते हैं। तो आप जा करके एक बार प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर लीजिए और क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके देखिए जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ क्या क्वेश्चन इसी तरह से फॉर्म किए जाते हैं। अगर किए जाते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए। आप जुड़िए ना हमसे, डेफिनेटली आधी 50-60% आपको यहीं पे सारी चीजें याद करा दूंगा। यहीं पे सारी चीजें आपको मजीद अलग से घर पे मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। तारीख वफात, तारीख पैदा, अभी तो क्लास हमारा शुरू हुआ है। डेफिनेटली जब हम लोग सिलेबस कंप्लीट करेंगे, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जब एग्जाम में कुछ दिन बाकी होंगे तो ऑलरेडी हम यहाँ पे क्वेश्चन का सन्ने वफात, सन्ने तारीख, किताबों की इशात, उनके तारीख, उनके लिखने का वक्त, ये सारी चीजों पर जब हम लोग ध्यान ये करेंगे, मुदाकरा करेंगे, तो बहुत सारी चीजें आप एग्जाम में बैठोगे तो आप रियलाइज करोगे कि ना जो भी मैंने पढ़ा था बहुत सारी चीजें टकरा रही हैं। चलिए आते हैं हम लोग आज की क्लास पे। आप लोग जल्दी से खाली कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा ये बात मैंने बताया था आप लोगों का कि उस देव का नाम क्या था जिसने ये नोटिफिकेशन दिया था, बताया था, और इनका तारीख पैदाइश और तारीख वफात मैंने ये पूछा आप लोगों से। आप लोग ये तीन चीज कम से कम कमेंट में जरूर ये कर दीजिएगा। और दोस्त साथियों तक जरूर वीडियो को शेयर किया करो, साथियों तक जो ऑलरेडी आपसे जुड़े हुए हैं, जो ऑलरेडी आप अभी तो सोशल मीडिया का जमाना है, आपके बहुत सारे ग्रुप होंगे, आप ग्रुप में डाल दिया करो। हो सकता है मे बी कोई बच्चा साइलेंटली तैयारी करता हो, जो बहुत ज्यादा शोरगुल में नहीं रहता हो, साइलेंटली अपना तैयारी में लगा है, तो शायद उस तक पहुंच जाए, उसके लिए भी रहनुमाई हो जाएगा। उसके लिए आपके लिए हो सकता है कि ये सबका जारिया हो जाए। तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आप खुद देख रहे हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए। हम लाइव क्लास में इवनिंग में 9:15 में PM में मैं रोजाना आता हूं, और जो चीज मैं पढ़ाता हूं उसी पे ऑलरेडी तस्करा करने के लिए, उसी को ऑलरेडी याद कराने के लिए मैं लाइव क्लास 9:15 में आता हूं इवनिंग में। तो वहां पे भी आप लोग जुड़ना ना भूले। हम और जो बच्चे PRE4 वाले टीचर्स वाले, उनके लिए भी ऑलरेडी उर्दू अदब का क्लास चल रहा, उनका भी ऑलरेडी YouTube पे अपलोड किया जाता है। आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और सबसे अच्छा वे है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। चलिए देखते हैं आज का क्लास हम लोग UGC नेट JRF दिसंबर 2025। आज का लेक्चर हमारा मसनवी से मुताल्लिक लगता है, आई थिंक 10वां या 11वां होगा। मैं भी आप देख लीजिएगा वीडियो पे, वहां पे ऑलरेडी मैंने सारी चीजें लिख रखा है। मसनवी गुलजार नसीम, मसनवी गुलजार नसीम की अगर हम लोग बात कर लें तो आज दयाशंकर नसीम के बारे में हम लोग बात करेंगे, इनके खिदमात के बारे में बात करेंगे, इनके हालातों, इनके अफियात के बारे में बात करेंगे, इनकी खिदमात के बारे में बात करेंगे। फिर इंशाल्लाह कल इस किताब पे हम लोग तज़किरा करेंगे मसनवी गुलजार नसीम पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं दयाशंकर नसीम के बारे में। इनको याद रखिएगा, सन 1800 दयाशंकर नसीम, अगर इनकी हम लोग बात कर ले तो इनका पूरा नाम है
पंडित दयाशंकर कौल, पंडित दयाशंकर कौल। याद रखिएगा इनके वालिद का नाम गंगा प्रसाद कौल। अब याद रखिएगा वालिद से भी क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, मैंने कई बार बताया। तो देखिए इनका नाम याद रखना और इनके वालिद का नाम याद रखना आपके लिए मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। दयाशंकर कौल, वालिद गंगा प्रसाद कौल। दयाशंकर कौल ऐसे याद रखिएगा, गंगा प्रसाद कौल, वालिद जो थे गंगा प्रसाद कौल थे। गंगा जमुना से गंगा याद रखिएगा, प्रसाद कौल तो इनके साथ भी लगा हुआ है, दयाशंकर कौल के साथ भी, तो याद रहेगा आपको। इनकी पैदाइश की अगर हम लोग बात कर ले तो देखिए इनकी पैदाइश के बारे में दो चीजें आती हैं जो आगे चल करके हम लोग देखेंगे। जो आगे चल के हम लोग देखेंगे सन 1811 में ये पैदा हुए थे और सन 1845 में इनकी वफात हो गई थी। सन 1811 में पैदा हुए थे, सन 1845 में इनकी वफात हो गई थी, ये ध्यान में रखिएगा। पंडित दयाशंकर कौल की अगर हम लोग बात कर लें तो इनके खानदान जो थे ना कश्मीरी थे, कश्मीरी पंडित ये लोग थे। जैसे याद रखिएगा अल्लामा इकबाल के आबा व अजदाद के बारे में हम लोग बात कर लें तो वो लोग भी ब्राह्मण थे, कश्मीरी क्या थे, पंडित थे। इसी तरह दयाशंकर नसीम साहब भी अगर इनके खानदान की बात कर लें तो ये लोग भी कश्मीरी पंडित थे, नाम भी इनका लगा हुआ पंडित के साथ, पंडित थे। कश्मीर से आकर ये लखनऊ में आबाद हो गए थे। बहुत सारा पॉइंट अभी मैंने नहीं लिखा है, हम बीच बीच में आप लोगों को बताते चलेंगे, आप लोग लिख लीजिएगा। तो इनके खानदान कश्मीरी थी और कश्मीर से आकर के ये लोग लखनऊ में बस गए थे, मतलब इनके आबा व अजदाद लखनऊ में आकर के बस गए थे। और याद रखिएगा जब हम लोग आगे चलेंगे और जब हम लोग पढ़ेंगे दबिस्तान लखनऊ को, दबिस्तान दिल्ली को, तो उसमें आप लोगों को बताएंगे कि पंडित दयाशंकर नसीम साहब ये दबिस्तान लखनऊ से बिलोंग करते थे। कहाँ से? दबिस्तान लखनऊ से। यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन बनते हैं, आपको कुछ शोरा का नाम दिया जाता है और वो पूछा जाता है कि किस दबिस्तान से ताल्लुक रखते थे ये। दबिस्तान लखनऊ, दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान दक्कन, दबिस्तान पंजाब, दबिस्तान अजीमाबाद, दो तीन दबिस्तान है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दक्कन, लखनऊ और दिल्ली। तो आकर के आबाद हो गए थे ये। इन्होंने 20 साल की उम्र में शायरी शुरू की और याद रखिएगा ख्वाजा हैदर अली आतिश साहब की शागिर्दी अख्तियार की। इनके उस्ताद, इनके शायरी के उस्ताद ख्वाजा हैदर अली आतिश, ख्वाजा हैदर अली आतिश, ख्वाजा हैदर अली आतिश, आतिश तखल्लुस किया करते थे। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पंडित दयाशंकर नसीब या फिर नसीब किसके शागिर्दी इख्तियार की, ये किसके शागिर्द थे, तो आप ध्यान में रखिएगा पंडित दयाशंकर नसीब के उस्ताद ख्वाजा हैदर अली आतिश हैं। कौन है? ख्वाजा हैदर अली आतिश हैं। ये ध्यान में आप लोगों को रखना है, ये नाम भूल मत जाइएगा वरना एग्जाम वाले आपको भूल जाएंगे। इनकी जब इन्होंने शायरी शुरू की तो उस समय इनका आयु की अगर हम लोग बात कर लें, उम्र की हम लोग बात कर लें तो 20 साल के थे। कितने साल के थे? 20 साल के। इनके गजलों में उस्ताद का रंग झलकता था, इनके गजलों में उस्ताद का रंग झलकता था। उस्ताद का रंग झलकने का मतलब याद रखिएगा जैसे जिस तर्ज पे आतिश साहब ने शायरी की थी उसी तर्ज पर ये शेर कहा करते थे। कौन? उस्ताद की रंग झलकती थी, मतलब इनका आतिश साहब का, मतलब जो तर्ज अंदाज इनका था बात करने का, जो शायरी का अंदाज इनका था वही अंदाज पर ये भी बात किया करते थे, मतलब पंडित दयाशंकर नसीम साहब। अगर हम लोग बात कर ले रशीद हसन खान, रशीद हसन खान है, अभी रुकिए इस पॉइंट को रहने दीजिए। अगर हम लोग बात कर रहे हैं दो चीजें यहाँ देखिए, एक चीज जो मैं बताने जा रहा हूँ सुनिए। रशीद हसन खान है, रशीद हसन खान, अच्छा रशीद हसन खान है या खान के मुताबिक इनकी वफात जो है ना सन 1845 है। अब यही मैंने बताया था ना दो चीजें, हमने दो चीजें आपको बताई थी, जिसमें एक चीज मैंने बताया था कि इनके ये वफात से मुताल्लिक थोड़ा सा डाउट है। एक कहते हैं रशीद हसन खान कहते हैं, रशीद हसन खान कहते हैं कि सन 1845 में, और एक और नाम आता है उनको भी याद रखिएगा। रशीद हसन खान के साथ साथ कौन थे इनके ये, एक मिनट प्लीज, 1 मिनट।
हाँ, एक और याद रखिएगा, नूरुल हसन नकवी। एक हम लोगों ने पढ़ा था नूरुल हसन हाशमी, यही डाउट भी हो रहा था मुझे, नूरुल हसन हाशमी थी या नूरुल हसन नकवी। नूरुल हसन नकवी के मुताबिक, नूरुल हसन नकवी के मुताबिक याद रखिएगा, इनकी वफात का जो ये है वो 1843 है। कब का है? ये कहते हैं कि 32 साल की उम्र में इनका इंतकाल हो गया था। तारीख अदब उर्दू इन्हीं की किताब है, तारीख ज़बां उर्दू, तारीख अदब उर्दू। तारीख ज़बां उर्दू की अगर हम लोग बात कर लें तो जमील जालवी, और तारीख अदब उर्दू ये नूरुल हसन नकवी। तो ये कहते हैं कि इनका जो मतलब ये जो जिंदगी पाई है इन्होंने ये 32 साल, और 32 साल के अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि इनकी वफात जो है ना वो 1843 में ही हो गया है। ये भी ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे दो लोग हैं, रशीद हसन खां, लेकिन रशीद हसन खां वाला पे ही तरजीह आप लोग दीजिएगा। यूजीसी नेट वाले आपसे मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग सन 1845 को ही तरजीह दीजिएगा। अब 1845 वाले को ही आप तरजीह दीजिएगा, ये ध्यान में आप लोग रखिएगा। तो रशीद हसन खां के मुताबिक अगर हम लोग बात कर लें तो सन 1845 है, और नूरुल हसन नकवी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात कर लें तो 1843 है। ये बात याद रखिएगा। नसीम के गज़लों में उस्ताद का रंग झलकता था, बात सही है, अभी हमने बताया। ज़बान का लुत्फ़, मुहावरे की सेहत, ख्याल, सनाए के इस्तेमाल का शौक नसीम के कलाम की नुमायां खुसूसियात हैं। नसीम का ताल्लुक दबिस्तान लखनऊ से था, इसको तो मैंने अभी ऑलरेडी तस्करा किया है। प्लीज गिव मी अ मोमेंट। तो मारो कहाँ है? दौड़ा कर मारो। अगर हम लोग बात कर लें इनके बारे में, इस किताब के बारे में, मसनवी गुलजार नसीम के बारे में अगर हम लोग बात कर लें तो ये किताब एक इश्किया मसनवी है, एक इश्किया मसनवी है। और याद रखिएगा इसके अंदर लखनवी तहजीब, मतलब इस किताब में लखनवी तहजीब गालिब है। अगर हम लोग बात कर लें कि अगर इस किताब में कौन सी तहजीब पाई जाती है तो याद रखिएगा लखनवी मुआशरे की इन्होंने बात रखी है। लखनवी मुआशरे का, समाज का, वहाँ के हालात जिंदगी का, हालात कवायद का इन्होंने बात रखा है। आप डायरी की याद रखिएगा कि लखनवी तहजीब इसके अंदर पाई जाती है, इस किताब के अंदर। किसमें? मसनवी गुलजार नसीम में। ये किताब का असर देखो, 2-3 पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, आप लोग भूलिएगा मत प्लीज। ये किताब जो मसनवी गुलजार नसीम है, मसनवी गुलजार नसीम है, ये ध्यान में रखिएगा कि ये किताब असल किस्सा इज्जतुल्लाह बंगाली ने सन 1722 में किस शायर की पैदाइश है? 1722 में कौन मशहूर शायर पैदा हुए? नाम बताना ना भूलेंगे, प्लीज नाम बताइएगा। प्लीज टेल मी द नेम ऑफ दैट शायर जो 1722 में पैदा हुए थे, उनका नाम आपको बताना है। ये किताब का असल किस्सा इज्जतुल्लाह बंगाली ने 1722 में गुले बुकावली के नाम से फारसी नसर में लिखा था। किसमें लिखा था? गुले बुकावली के नाम से फारसी नसर में लिखा था। इस किताब को आगे चल करके फिर देखते हैं तो इस किताब को निहाल चंद लाहौरी ने गिलक्रिस्ट के फरमाइश पर, देखिए फिर यहाँ पे गिलक्रिस्ट आ गए। अब ये बताइए गिलक्रिस्ट का ताल्लुक किस इदारे से है? बहुत कॉमन वर्ड है, तैयारी 4 वाले भी बता सकते हैं, टीचर्स की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी बता सकते हैं। निहाल चंद लाहौरी ने गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर सन 1803 में मजहब इश्क के नाम से उर्दू में मुंतकिल किया था। किसमें मुंतकिल किया था? 2-3 चीजें याद रखिएगा, 2-3 चीजें आपको याद रखना। पहली चीज है कि मसनवी गुलजार नसीम का असल किस्सा जो है गुले बुकावली के नाम से किसने लिखा था? इज्जतुल्लाह बंगाली। किसने लिखा था? इज्जतुल्लाह बंगाली ने लिखा था। फिर उसके बाद हम लोग बात कर लें तो गिलक्रिस्ट के फरमाइश पर, गिलक्रिस्ट के हुक्म पर इसी किताब को मजहब इश्क के नाम से लिखकर उर्दू में सन 1803 में किसने ऑलरेडी शाया किया? उनका भी नाम हमको याद रखना है, निहाल चंद लाहौरी। किसने? निहाल चंद
लाहौरी। अब तीसरे नंबर पे जो आते हैं वो आते हैं नसीम साहब। अब ये गुलजार नसीम जो हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ये नसीम सन 1838 और 39 में उर्दू नज्म का लिबास पहनाकर मसनवी के रूप में पेश किया था। तो तारीख एकदम आसानी से याद कर सकते हैं। इज्जतुल्लाह बंगाली सबसे पुराने 1722, निहाल चंद लाहौरी उसके बाद सन 1803। अब उसके बाद पंडित दयाशंकर नसीम। तो पंडित दयाशंकर नसीम साहब कहते हैं कि सन 1829 और 39 में मैंने इस किताब को उर्दू का लिबास पहनाकर मसनवी की शक्ल देकर के मसनवी शक्ल में मैंने लोगों के सामने पेश कर दिया। तब ये जाकर के किताब लोगों तक मसनवी सहरुल बयान के नाम से आया। यहाँ तक की बात क्लियर हुआ? यस और नो? जल्दी से बता दीजिए। इनका बहुत ही अच्छा एक शेर है, ध्यान में रखिएगा आप लोग कि लाए इस बुत का इल्तिदा करके कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, ये नसीम साहब कहते हैं। कौन कहते हैं? नसीम साहब का कहना है। तो ये 3 पॉइंट हम लोगों को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो देखो मौसा हैं, हिलना नहीं चाहिए, आराम से। तो 1829 और 39 में उर्दू लिबास पहना करके यहाँ तक की बात सही समझ में आ गया हम लोगों को। ये भी कहा जाता है कि दयाशंकर नसीम गुलजार नसीम लिखते वक्त रेहानुद्दीन रेहान की उर्दू मसनवी बागो बहार से इस्तिफादा किया है, इसलिए दोनों के कुछ अशार एक जैसे हैं। मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, रहने दीजिए। जो चीजें इम्पोर्टेंट नहीं उनको रहने दीजिए। अब कुछ पॉइंट मैं ऑलरेडी आपके सामने रख रहा हूँ, जिसको आपको ध्यान में रखना है। मैं लिखता चलूंगा, आप नोट डाउन करते रहिएगा। मैंने कई बार आपके सामने रखा है कि मेरा तो काम है जलाते चलो शराब, रास्ते में खा दोस्त का दुश्मन का घर मिले, किसी का भी घर मिले, अपना तो काम है बस करता रहूंगा, चलता रहेगा। हमारा काम है पढ़ाते रहना इंशाल्लाह। देखिए वो कहते हैं ना हम लोग कि बूंद बूंद करके तालाब भरते हैं। डेफिनेटली इंसान को ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, मायूस नहीं होना चाहिए इंसान को। इंसान की मेहनत होनी चाहिए। डेफिनेटली अल्लाह तबारक व तआला उसका अच्छा रिजल्ट देता है। तो आप एक जुड़े आज इंशाल्लाह एक साथी को पढ़ाएंगे, कल मेरे पास 5000 बच्चे होंगे तो भी इंशाल्लाह कल पढ़ाएंगे। कुछ काम है? चलिए तो देखते हैं। अगर हम लोग बात कर लें इस किताब को तरतीब देने वाले, इस किताब को अगर मुरत्तब करने का बात कर लें तो शायद मैंने बताया या नहीं बताया, याद रखिएगा। रशीद हसन खान, इस किताब को मुरत्तब करने वाले कौन थे? रशीद हसन खान। ये बात याद रखिएगा। इज्जतुल्लाह बंगाली की किताब गुले बुकावली के नाम से। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया इस किताब को मजहब इश्क के नाम से ये किया गया। उनका नाम बता दीजिए। मजहब इश्क के नाम से किसने ये किया था? मुंशी निहाल चंद लाहौरी ने। और फिर उसके बाद इन्होंने लेकर के आया। तो याद रखिएगा गुलजार नसीम को मुरत्तब करने वाले, तरतीब देने वाले रशीद हसन खान हैं। कौन है? रशीद हसन खान। ये भी ध्यान में रखिएगा। मसनवी गुलजार नसीम सन 1844 में शाया हुई थी। देखिए ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि इसकी इशाअत जो है, इस किताब की इसकी इशाअत सन 1844 है। अब एक बात याद रख सकते हैं आप लोग, इसको लिखा कब गया था? अभी मैंने आप लोगों को बता दिया इसको लिखा कब गया था। Where are these two? Another one. और लोग डोंट नो। मोरा भाई नहीं आएगा ना, नहीं जाएंगे। कहाँ है? किसके साथ? फरहान के साथ। साइकिल कल ना उसको देखना, नरेटिव छोड़ के मारेंगे। तुम्हें क्लास में देखना लात मार के भागेंगे। तो बात कर ले रशीद हसन ने इसकी इशाअत लिखा कब गया था? लिखने का तारीख याद रखिएगा
और इशाअत की तारीख उसके बाद याद रखिएगा। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। लिखने का मैंने बताया 1839-39 और शाया होने का सन 1844। ये दोनों याद रखिएगा पॉइंट। आगे देख लीजिए, नसीम ने जब ये मसनवी पहली बार लिखी तो बहुत तवील थे। उस्ताद यानी आतिश के कहने पर इसमें बेजा तवालत कम की गई। अगर हम लोग बात कर लें, वही रंग पाया जाता है जो फसाने अजायब में मौजूद है, यानी सनाए बदाए तशबीहात व इस्तिआरात, मुश्किल शकील बंदिश और रियायतों का इस्तेमाल। उतना ये नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं। मसनवी गुलजार नसीब में आउर्द का अंदाज पाया जाता है, रियायत लफ्जी का इस्तेमाल कसरत से है। ये पॉइंट हम उनको याद रखेगा। मसनवी गुलजार नसीब में, मसनवी गुलजार नसीब में मतलब इस किताब में, मसनवी गुलजार नसीब में कसरत से इस्तेमाल हुआ है। ये भी बात याद रखिएगा। कसरत मसनवी गुलजार नसीब में रियायत लफ्जी का इस्तेमाल कसरत से हुआ है। अब ये क्वेश्चन फॉर्म किए जा सकते हैं कि वो कौन सी मसनवी है जिसमें रियायत लफ्जी का इस्तेमाल ज्यादा किया गया है। तो याद रखिएगा मसनवी गुलजार नसीब, ध्यान में रखिएगा। सन 1905 में मसनवी गुलजार नसीब को चकबस ने एक मुकदमे के साथ शाये किया था, जो एडिशन मार्का चकबस तो शरर की बुनियाद बना। मसनवी गुलजार नसीब में दीगर मसनवियों के मुकाबले में मा फौकुल फितरत अनासिर कसरत से पाए जाते हैं। ये भी बात याद रखिएगा। ऐसे मसनवियों में याद रखिएगा, मसनवियों में मा फौकुल फितरत अनासिर का मतलब होता है, इस किताब में आप पहले इसको नोट कर लो फिर हम समझा दे रहे। इस किताब में मा फौकुल फितरत ज्यादा पाए जाते हैं। मा फौकुल फितरत मतलब ने इससे पहले भी आपको बताया था कि देखिए मसनवियों के अंदर बहुत सारे ऐसी चीजों का तस्करा किया गया है, बहुत सारी चीजों का तस्करा किया जाता है जो मतलब हकीकी दुनिया से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता, मतलब ला ताल्लुक होते हैं। मतलब ऐसी ऐसी फितरतों की बात होती है जिस पर इंसान को बिलीव आना, जिन पर इंसान को विश्वास करना, मतलब अनबिलीवेबल चीजों पर। जैसे हमने देखा वहाँ पे देव का किस्सा, परियों का किस्सा, ये सारी चीजें जो होती है ना, मतलब एक अलग दुनिया का किस्सा, वो सारी चीजें, तो वो किरदार इसके अंदर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। मसनवी गुलजार नसीब के अंदर मा फौकुल फितरत अनासिर सबसे ज्यादा इसी किताब के अंदर पाई जाती है। ये भी आपको पॉइंट याद रखना होगा। पूरी मसनवी में परियां उड़ती हैं, देव अपनी करामात दिखाते हैं। तो बताया ना मैंने, परियां इधर से उधर उड़ती हैं, देव होते हैं, उसमें बहुत सारे करामात दिखाते हैं। तो देव परियों इनको हकीकी दुनिया से कोई मतलब नहीं होता, ये याद रखिएगा। मसनवी गुलजार नसीब का मुकाबला अक्सर मीर हसन की किताब मसनवी सहरुल बयान से किया जाता है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, याद रखने वाला है कि मसनवी गुलजार नसीब का तनासुब मुकाबला मसनवी सहरुल बयान से अक्सर किया जाता है। मसनवी गुलजार नसीब रशीद हसन खान, रशीद अहमद सिद्दीकी ने इस मसनवी के बारे में लिखा है। ये भी कॉल याद रखिएगा, ज़हन में बैठा लीजिएगा इस कॉल को, कि शेर व शायरी के जिन पहलुओं के एतबार से लखनऊ बदनाम है, गुलजार नसीब ने उन्हीं पहलुओं से लखनऊ का नाम ऊंचा किया है। जबान को शायरी और शायरी को जबान बना दिया। ये कोई काम आसान नहीं, ये याद रखिएगा। कॉल है सिर्फ, ये कॉल को याद रखिएगा। कॉल किसका? रशीद अहमद सिद्दीकी का। किनका? रशीद अहमद सिद्दीकी का। प्रोफेसर एहतशाम हुसैन का कॉल है कि मसनवी गुलजार नसीब को शायराना और फनकाराना तख्लीक का मौजूदा कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? मौजूदा कहा जा सकता है। ये भी ध्यान में रखिएगा। अर्थ कोई इसके अंदर ऐसे इम्पोर्टेंट बात नहीं है। हर शाख पे है शगुफ्ता कारी, समरा है कलम का दबारी, करता है ये उर्दू जबान से अक्सर
हमदह को मिलहते पैगंबर, मतलब ये ऑलरेडी इसमें का शेर है। तो यहाँ तक के बात आप लोगों को समझ में आ गई। कल इंशाअल्लाह हम लोग खुलासे पे बात करेंगे, उनके किरदार पे बात करेंगे। जितने भी किरदार होंगे इन सारी चीजों को जो मैंने बताया आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखिएगा ताकि आप भूले नहीं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दो अक़वाल मैंने लास्ट में बोला, उन दोनों अक़वाल को याद रखिएगा। एक रशीद अहमद सिद्दीकी के मुनासबत से और एक एहतशाम हुसैन, सैयद एहतशाम हुसैन का कॉल था। इन दोनों कॉल को भी याद रखिएगा, बाकी सारी चीजें याद रहेंगी। नहीं देखे हैं आप, लास्ट में जुड़े हैं तो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया जाएगा, आप जाकर के देख लीजिएगा। आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। जो भी आज हम लोगों ने इस मसनवी के बारे में पढ़ा या इनके मुसन्निफ के बारे में मैंने पढ़ा, कल के क्लास में आकर के हम लोग बहुत ज्यादा डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली वो सारी चीजें हम लोगों को याद हो जाएंगी। आई थिंक यहाँ तक बात क्लियर हुआ सारे लोगों को। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। दीजिए मुझे इजाजत। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।